नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश का कालीन न सिर्फ उत्तर प्रदेश में फेमस है और खास करके भदोई और मिर्जापुर से जो कालीन बनाया जाता है वो विश्व प्रसिद्ध है। अमेरिका जैसे तमाम जो बड़े बड़े देश हैं विदेश में, विदेशों तक उसका व्यापार होता है, वहां तक पहुंचाया जाता है। यानी कि विश्व में जो फेमस कहा जाता है वो है उत्तर प्रदेश का ये कालीन, और इसे हाथ से बनाया जाता है। और आज इसी सिलसिले पर हम चर्चा करेंगे कि कालीन को कैसे बनाया जाता है। कालीन को लेकर मौजूदा समय में सरकार कालीन व्यापारियों के लिए, कालीन उद्योग के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बना चुकी है और आगे बनाने की प्लानिंग कर रही है। तमाम योजनाएं सरकार मौजूदा समय में ला भी चुकी है। तमाम वो जो श्रमिक है, तमाम वो जो व्यक्ति हैं जो कालीन बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं, कार्य करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कितना इनकम होता है। तमाम विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीयूष बरनवाल जी जुड़ चुके हैं। अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के ये सचिव हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, नमस्कार। हाँ। सबसे पहले तो सर सवाल यही करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध जो अपना उत्तर प्रदेश का कालीन है, खास करके यूपी से जो कालीन विदेशों में भेजे जाते हैं और सबसे ज्यादा परसेंटेज के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ही उसको वहां पर भेजा जाता है। ऐसे में यूपी की कालीन के बारे में बताइए, और खास करके भदोई और मिर्जापुर का जो कालीन है अपने आप में कितना स्पेशल और कितना खास होता है ये जग जाहिर है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आप दीजिए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये हस्तनिर्मित कालीन जिनको हम लोग हैंडमेड कारपेट बोलते हैं, मतलब एक लगभग आप कह सकती हैं कि ये 500 सालों की विरासत है, जो हमारे भदोही मिर्ज़ापुर क्षेत्र के लिए एक बड़ा उत्कृष्ट हैंडीक्राफ्ट का नमूना है। हमारे देश से लगभग एनुअली 17,000 करोड़ का कालीन निर्यात होता है, जिसमें 60% शेयर यूएस का है। टोटल कंट्री के एक्सपोर्ट में 60% शेयर यूएस का है, बाकी 40% में यूरोप, कैरिबियाई कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट या दुनिया के अन्य देश जो भी हैं, ये बाकी 40% में आते हैं। तो अमेरिका का काफ़ी बड़ा शेयर है। और इसका बताया जाए तो इसका इतिहास एक तरह से जेलों में भी मिलता है। मुगल्स जब आए 15th सेंचुरी में, तो ये बेसिकली हैंडमेड कारपेट जो है ईरान की ये कला है। तो ईरानी कालीनों के नाम से जाना भी जाता है, जिसको हमारे क्षेत्र में ऐसा बताते हैं कि उस समय लगभग 15वीं शताब्दी में कुछ ईरानी ट्रैवलर्स थे जो पास कर रहे थे, और जीटी रोड पे ही लगभग ऐसा आता है कि उनके पास खाना पानी इत्यादि ख़त्म हो गया, तो कुछ लोग वहाँ रहते थे। उन्होंने उनको जगह दिया, शेल्टर दिया, दवा दारू उपचार सब करके उनको ठीक ठाक करके, तो वो रहे लगभग 2 से 4 महीने इस एरिया में। और फिर बताते हैं कि उन्होंने ये हुनर वहाँ के लोगों को सिखाया कि कैसे ऊन बनाते हैं, ऊन की डाइंग कैसे करते हैं, कैसे लूम बनता है, कैसे कालीन बनता है। तो ये हमारे यहाँ की शुरुआत है। और मतलब जब से हम लोग जान रहे हैं, आज़ादी के बाद से आप समझिए कि यहाँ 2 बड़ी कंपनियाँ थी जो ब्रिटिशर्स द्वारा ओन की जाती थी। बाद में धीरे-धीरे करके यहाँ पे जो लोकल लोग थे, मतलब जो भी यहाँ पे निर्यातक जुड़े हुए हैं, सबका इतिहास ऐसे ही रहा है कि किसी ने लूम बुनाई से काम शुरू हुआ, फिर कोई बायर मिल गए, फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, फिर बढ़ते-बढ़ते आज यहाँ पे लगभग 1000 एक्सपोर्टर हमारी एरिया में काम करते हैं भदोही मिर्ज़ापुर में। और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मतलब इस उद्योग से लगभग 25 से 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो मतलब टर्नओवर देखने में 17,000 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो क्वांटम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है, ये हमारे इस माने प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फीचर है। और अगर हम लोग पीछे जाएँ, बात करें आज के 15 साल 20 साल पहले, यूपी में जिस समय लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बहुत ख़राब हुआ करता था, बहुत माफियागिरी ये सब सारी चीज़ें हुआ करती थी, तब भी हमारा क्षेत्र इस मामले में खुशहाल था कि लोग बाग, हर आदमी के हाथों में काम था। लोग कालीन बनाने में कम से कम 30 प्रक्रियाएँ हैं अलग-अलग रूप से, जिनमें लोग जुड़े हुए हैं। तो हर तबके को, मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जो घर में रहते हुए अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए भी पार्ट टाइम में भी काम करके वो 400, 300, 500 रुपए आज की तारीख में कमा लेती हैं। और एक एवरेज कालीन बनाने वाला जो बुनाई करता है,
मिनिमम 500 रुपए से लेके 1000-1500 रुपए तक का काम वो आदमी दिन में कर लेता है। तो ये हमेशा से रहा है, मतलब हमारे क्षेत्र में इस कालीन की वजह से बड़ी खुशहाली रही है। लेकिन जी, अब पीछे 1 साल से जो वैश्विक स्थितियाँ हैं, जी, अमेरिकन टैरिफ था, फिर इस समय गल्फ वॉर है, तो तमाम चैलेंजेस इस समय हमारे उद्योग पे छाए हुए हैं। और जी, मैं बताऊँ आपको कि मतलब इस 17,000 करोड़ के निर्यात में यूपी का बहुत बड़ा हाथ है। हुँ, कालीन को आज के लगभग 14 साल पहले जीआई टैग मिला था। जीआई होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ये कोई भी उत्पाद जो किसी जगह विशेष का, मतलब उसमें अगर कोई विशेषता होती है जो बहुत सदियों से बनते चला रहा है, तो तमाम हुँ, कानूनी प्रक्रियाओं के बाद इसको जीआई का टैगिंग मिलती है। तो हमारे भदोही कालीन को एक जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जिसमें यूपी के 9 जिले शामिल हैं, बनारस के आसपास, जैसे बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, जौनपुर, शाहजहाँपुर तक का एरिया इसमें मिला के लगभग 9 जिले इसमें शामिल हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि ये इसका हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे भारत के जो लोग हैं कालीन बनाना कैसे सीखे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हैंडमेड हैंड मतलब हाथों से इसको वर्क किया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। इसे हैंडमेड भी कहा जाता है। अब इसमें जो बुनाई होती है बारीकियों से, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है। अब आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है, अब ये भी कहा जाता है कि वो मेहनत भी ज़्यादा है और उनको उनके हिसाब से वेतन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो दूसरे शहरों का रुख करते हैं, दूसरी जगह का रुख करते हैं और अपने इलाके में जो सबसे ज़्यादा फेमस है भदोही, मिर्ज़ापुर का कालीन, वहाँ पे ये काम करने से अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे भी कम, मेहनत भी ज़्यादा। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि आज की युवा ही किसी भी देश का कोई भी युवा हो, उसका वो भविष्य होता है, उसका वो फ्यूचर होता है। अब युवा इससे दूर भाग रहे हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कहीं ये संलिप्त ना हो जाए धीरे-धीरे। नहीं, अनन्या जी, ये बड़ा अच्छा कंसर्न है, जो अच्छा एक बिंदु आपने उठाया है कि वाक़ई युवा इसमें कम जुड़ रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है, मतलब आज का जो परिवेश है, मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे काम करने वाले लोग लगभग 500 से 1000 रुपए तो बड़े आराम से दिन के 8 घंटे काम करके अच्छे से इसकी कमाई कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ एक ज़रूर पहलू जुड़ा हुआ है कि ये कोई बहुत व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं आता है। मतलब है क्या कि आजकल जो मॉडर्नाइज़ेशन के ज़माने में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आज माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हुँ, लेकिन एक जो काम का कल्चर है वो इनके दिमाग में नहीं आता। होता ये है कि बच्चे स्कूल यूनिफ़ॉर्म में टाई लगा के स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद उनको लगता है कि कालीन के लूम पे बैठ के काम करना उतना प्रेस्टिजियस उनको नहीं समझ में आता। मतलब कुल मिला के है तो एक श्रम से ही संबंधित। तो बिल्कुल। मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके वो कहीं 10,000 15,000 रुपए की नौकरी अगर उनको मिल जाती है, तो हुँ, वो खूब बढ़िया पैंट, शर्ट, कोट, टाई लगा के जाके बैठ के करना पसंद करते हैं। लेकिन हुँ, अगर उनको लूम पे बैठ के बिनाई करके अगर वो 30,000 25,000 भी कमाते हैं, तो वही जो मैंने कहा कि ये कोई बहुत इसके साथ एक माने कोई एक अच्छा चार्म नहीं जुड़ा है। दिस इज़ नॉट अ व्हाइट कॉलर जॉब। तो इस वजह से युवाओं का रुझान थोड़ा-सा इसमें कम आ रहा है। लेकिन मैं आपसे बताऊँ कि कालीन बनाना वाक़ई बहुत ही टेक्निकल काम है। माने हुँ, इट इज़ नो लेस दैन एन इंजीनियरिंग। भदोही में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। तो ये कालीन की तमाम विधाओं में वहाँ पे वो तमाम तरह के उनके ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। तो ये हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग इस तरह इसको भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि जैसे वो आईटीआई वगैरह होता है, कुछ उससे करके जो एक तरह से प्रमाणित काम करने वाले जो हैं, थोड़ा उनको हुँ, रिकॉग्निशन, कोई प्रामाणिकता मिल जाए काम करने वालों को, तो मुझे लग रहा है कि शायद बेहतर होगा। क्योंकि वैसे जो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया है वो माने परिवार से चली आ रही है। जो लोग हैं घर में, बच्चे अपने माँ-बाप से सीखते चले आते हैं। ऐसा ही पिछले हुँ, कई जनरेशन से चलता चला आ रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो इस समय मोबाइल, व्हाट्सएप, फ़ोटो, इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो लूम हुँ। पे बैठ के काम करके फ़ोटो उनको शेयर करना में भी कि उतना एंथुसियास्टिक नहीं लगेगा जितना किसी पार्क में बैठ के, कहीं किसी अच्छे मॉन्यूमेंट में बैठ के वो फ़ोटो शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग लैग कर रहे हैं। दिस यू आर राइट।
लेकिन अब ये भी तो सवाल इन सबके बीच में खड़ा हो जा रहा है ना सर कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं डिजिटल भारत आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, हमें डिजिटल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब युवा भी है आज के। अब मैंने शुरुआत में इससे पहले जो सवाल किया उसमें मैंने यही स्लाइड का जिक्र किया था कि किसी भी देश का भविष्य जो होता है युवा होते हैं, कि डिपेंड उन्हीं पे होता है आने वाली जर्नी जो होती है, जनरेशन जो होता है और जो समय हमें बिताना आगे अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है, वो युवा की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, वो अपने अपने थॉट नए नए देते हैं। अब ऐसे में कालीन को लेकर उनके मन में नए नए थॉट क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर वो जिस तरीके से चाहते हैं उस हिसाब से उन्हें क्यों नहीं कोई ऐसा व्यवस्था कर दिया जा रहा है कि वो खुशी खुशी उस काम को भी करे। वेतन भी आपके हिसाब से आपने उदाहरण के तौर पर दिया कि 10,000 15,000 कमाने के लिए वो दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, यहाँ पे 25 से 30 नहीं कमाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि हमारे स्टेटस से लो है। कहीं ना कहीं आपने इस बात को कहा, तो कुछ तो अलग करना चाहिए क्योंकि युवा है और युवा ही इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, नहीं तो इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपने भी कभी सुना होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह जो बोलते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो शर्म छोड़नी होगी। काम करने के लिए एक जो व्यापार में मार्केटिंग करने के लिए जो लोग जाते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, कई जगहों से उनको नेगेटिव वो भी मिलता है लेकिन अपना वो छोड़ते नहीं। तो एक हमको लग रहा है कि ये किसके लिए माने एक अच्छा हेल्दी एजुकेशन, एक अच्छा हेल्दी उनको मार्गदर्शन अगर मिले कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मतलब अगर मन लगा के लगन से किया जाए तो हर चीज़ में एक कला है, एक कारीगरी है। अब ये है कि चूँकि हमारा समाज कहीं न कहीं से हमें लगता है कि जब से हम लोगों ने माने ऐसा कहना तो नहीं चाहिए कि गुलामी की मानसिकता आज भी भरी हुई है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं हम लोग यूरोपीय देशों को या विकसित देशों को हमेशा फ़ॉलो करते रहते हैं, चाहे फ़ेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हम भी वही करना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से शायद आजकल जब ये इस तकनीकी और मोबाइल के युग में जब पूरा विश्व एक तरह से एक दूसरे के लिए खुला हुआ है, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह के सामाजिक कैंपेन किए जाएँ या लोगों को ये शिक्षा दी जाए कि भई अपना काम और जो काम करे उसको अच्छे से करे। मतलब यू कैन अचीव एक्सेलेंस इन एनी वर्क। आप कोई अच्छा कुछ भी बनाने वाला है, कोई पेंटर है, मतलब अच्छी से अच्छी कलाकृति बनाने में अगर वो उसका दिमाग लगा रहता है, ये जैसे संगीतज्ञ हैं, तो उसी तरह से ये कालीन भी है कि वाक़ई बड़ा आर्टिस्टिक काम है। अगर आदमी मन लगा के, मैं आपसे बताऊँ कि अभी हमारे यहाँ भदोही प्रशासन ने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि भदोही के जेलों में कालीन बनाने के लिए, मतलब कुछ ऐसे बंदी रहे हैं या ऐसे कैदी रहे हैं जो वहाँ पे कन्विक्टेड हैं, अंडर ट्रायल हैं और वो कालीन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उनको वहाँ पे लूम प्रोवाइड किया गया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया गया और आराम से कालीन वहाँ पे बंदी अंदर बना रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे भदोही, हमारा पिछले साल एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर था, उसका उद्घाटन करने के लिए उन्होंने उन स्थानों का निरीक्षण किया और मैं बताऊं वाकई वो चूंकि जेल में है, कुछ और करने को है नहीं, कहीं बाहर तो नहीं जा सकते, मन लगा के जो काम उन्होंने किया वो इतना उत्कृष्ट कार्य था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आ, आ, वही है कि अब आज के जो ये वर्चुअल युग है फेसबुक और व्हाट्सएप का, अगर आदमी इससे बाहर निकल ले तो बहुत कुछ कर सकता है। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए, गलत इस्तेमाल ना किया जाए, इसको ये भी एक शब्द में कहा जा सकता है। एक कालीन को है कि अगर हो सकता है कि जैसे अभी तक ये कालीन हमारा जो है मेन स्ट्रीम से अलग रहा है, मतलब बहुत सी चीज़ों का आजकल अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, आप किसी भी ऐड देखें, रेमंड्स का आता है, किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह का आता है, तो बड़ी बड़ी मशीनें, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस, उनकी फिनिशिंग, इस तरह के प्रोसेसेस दिखाए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई अच्छी फिल्में, कुछ इस तरह के विजुअल्स कुछ यहाँ पे भी बनाए जाएं, उनके किए गए काम को अगर रिकॉग्नाइज किया जाए, कहीं से उनको कुछ पुरस्कार दिया जाए, उनकी कला का सम्मान किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग भी धीरे धीरे आएंगे। मैं कह सकता हूँ कि आज के शायद मतलब आज के समय में आप देखें जो इतने टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं, इंडियन आइडल वगैरह और दुनिया भर के हैं, कि जो लोग भी गाना गाते हैं या जो किसी भी इस तरह के नृत्य कला में या किसी चीज़ में पारंगत हैं, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर हम पीछे जाएं 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, तो ऐसा सुनने में भी आता था कि लोग गाने वालों को, नृत्य करने वालों को कोई बहुत अच्छे उससे नहीं समाज में उनका वो किया जाता था, एक्सेप्ट कि जो लोग बिल्कुल माने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गए तो वो बात अलग थी। लेकिन आज समय के साथ ऐसा बदलाव आया कि इस तरह की के कला के गुण जिनके अंदर हैं वो सब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे आते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कालीन के भी इस
हस्तकला को अगर सामने लाया जाए, लोगों को इसकी अहमियत को बताया जाए, इसकी इंट्रिकेसी को बताया जाए कि कितना ये दिमाग का काम है, कितने हुनर का काम है, तो मेरे ख्याल से शायद लोगों के अंदर इसका उत्साह आवे देख के कि अच्छा ये तो मैं कर सकता हूँ और मैं भी इसको अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। तो हो सकता है इसमें आप लोगों की कोई भूमिका अच्छी काम कर सकती है, हमें लग रहा है, जो ऑनलाइन ब्लॉगर्स आप लोग जैसे हैं। बिल्कुल, अगर देश से कोई एक पहचान विदेशों तक पहुंच रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको एक राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये विदेशों तक पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि कालीन का जिक्र तो होता ही है भारत का। और जिस तरीके से आप इसको और ज्यादा चाहते हैं कि उजागर हो देश दुनिया में और बेहतरीन तरीके से ये पहुंचे, तो इसके लिए कुछ अलग करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक वो योजनाएं लाते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश की उन समानों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन कार्यों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की पहचान है। जिस विषय पे आज हमारे और आपके बीच में बातचीत हो रहा है वो भी उत्तर प्रदेश की एक पहचान है। तो ऐसे में उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, जो अभी आपने कहा कि इसको एक अलग हिस्से से दिखाना चाहिए, इस तरह से आप योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद करते हैं और लगता है कि वो आपकी जो उम्मीद है वो पूरा करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक इनिशिएटिव ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है कि पूरे प्रदेश के जितने जिले हैं, एक जिला एक उत्पाद के नाम से जिस भी जिले की जो कोई विशेष उत्पाद रहा है उसको डेवलप करने में, उसको प्रमोट करने में सरकार काफ़ी मदद कर रही है। इत्तेफाक से भदोही मिर्ज़ापुर का कालीन और दरी ये दोनों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आते हैं और प्रदेश सरकार से नए उद्यमों को लगाने में, एमएसएमई को हेल्प करने में तमाम तरह की सहायताएं उपलब्ध हैं। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई निर्यात नीति फ्रेम किया है पिछले साल में 2025 नवंबर से ये लागू हुई है, जो उत्तर प्रदेश के से किए जाने वाली निर्यात, चाहे वो कालीन हो चाहे अन्य उत्पाद हो, जिसमें चमड़े के उत्पाद भी हैं, मुरादाबाद के भी तमाम हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए तमाम उसमें वित्तीय सहायताएं हैं और बायर्स को भी फेयर वगैरह लगाने के लिए तमाम तरह के, मतलब उसमें बहुत अच्छे से उसको ड्राफ्ट किया गया है। उसमें हम लोगों के भी इनपुट लिए गए थे। तो सरकार इस मामले में मैं कहूँगा कि इट इज़ वेरी प्रो बिजनेस। उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत ज़्यादा प्रो है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें केंद्र सरकार से बड़ी सुविधाएं पहले मिला करती थी पूर्व के सरकारों में, जो वो धीरे धीरे करके पिछले 3-4-5 सालों में एक एक करके ख़त्म करते चले गए। निर्यात का एक्चुअली ज़्यादातर जो नीति निर्धारण है वो केंद्र के माध्यम से होता है। तो केंद्र सरकार का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि उतना सहयोग हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी केंद्र सरकार से कुछ ज़रूर अपेक्षाएं हैं, अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो। ठीक है, आपने केंद्र सरकार से बोला। अब देखिए, आप एक सचिव हैं अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के। सचिव की जो भूमिका होती है, मुझे लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पे सभी की निगाहें होती है। शुरुआत में जो आपने जवाब दिया कि अभी इस वक्त हम लोग की हालत खराब चल रही है, अमेरिका से टैरिफ जो लगा उसके बाद से हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। इस विषय को लेकर आपने कितनी बार बैठक की, किस तरह की आपने योजनाएं बनाई जिससे कि कालीन को लेकर जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान करता है उसमें कहीं से कोई प्रभाव न पड़े? आप अपने हिसाब से क्या? हाँ, जब एक्चुअली ये इशू जो टैरिफ वाला है ये पिछले साल अप्रैल से शुरू हुआ था। अप्रैल 2025 से टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन अमेरिका ने कर दिया। तो उसको लेके उस समय हम लोगों ने अपने यहाँ तो बैठ के हम अपने साथ करते ही थे, अपने निर्यातकों के साथ। इसको लेके हम लोग प्रदेश सरकार के अधिकारियों से, जो एमएसएमई के मंत्रालय हैं, उसके अलावा केंद्र सरकार में माननीय कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी से भी हम लोग इस संबंध में मिले थे। कुछ एक आध प्राविधान सरकार ने ऐसे कर रखे हैं जो एक एमएसएमई 43BH एक्ट का है, उसको लेके हमारे उत्तर प्रदेश के इस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं श्री पंकज चौधरी जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसमें एक तरह से जो निर्यात प्रभावित हुआ, मतलब उसके लिए कोई अलग से तो बहुत कोई मदद सरकार ने हमारी नहीं की। हाँ, लेकिन उसी दौरान ये फिर यूरोप का एफटीए हुआ या और अन्य देशों से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार ने किए, उसका कुछ हमें फ़ायदा मिला। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि जैसे चाइना थे या और कंट्रीज थे, उन्होंने अपने देश के निर्यातकों को बचाने के लिए अमेरिका के साथ एक लगातार संवाद बनाए रखा कि हाँ, अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो तो हम आपके ऊपर भी लगाएंगे।
या अगर उन्होंने लगा दिया तो अपने निर्यातकों को एक तरह से उन्होंने इंसेंटिवाइज किया, उनकी मदद करने की कोशिश की। तो कुछ वैसा हम लोग अपने कालीन के उत्पाद के लिए तो हम भारत सरकार से मिस कर रहे थे। ऐसी हमें उम्मीद थी कि कुछ हमारी सरकार मदद करेगी, लेकिन खैर वो हुआ नहीं और जैसे तैसे करके वो समय निकल गया। और अब तो अमेरिका का जो पिछले महीने जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बात हुई थी कि 25% टैरिफ उन्होंने एडिशनल टैरिफ जो रशिया ऑयल के संबंध में लगाया था वो तो अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया। 25% का टैरिफ यहाँ इन प्लेस था जो 18% करने की बात की जा रही थी। उसी दौरान खैर माने यूएस के कोर्ट ने वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे उसमें हस्तक्षेप किया और अमेरिकी सरकार के एक तरह से इस निर्णय को उन्होंने क्वेश किया कि नहीं, किसी एक आदमी को ऐसा पावर नहीं है कि वो दुनिया के किसी देशों के ऊपर जब चाहे जितना चाहे मनमानी सुबह कुछ शाम को कुछ इस तरह के टैरिफों लगा रहे थे। तो उनकी इस कार्यशैली पे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और अभी फिलहाल तो 10% का टैरिफ लगा हुआ है। मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की वो 150 दिन के लिए कोई एक टैरिफ लगा सकते हैं। तो पहले उन्होंने 10% का लगाया, फिर अब वो रिटेलिएट करके 15% करने के प्रोसेस में है। अब अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अब इसे ईरान का ये जब से वॉर शुरू हुआ है तो इधर ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया लेके, जहाँ से ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली ट्रांजिट पॉइंट है हमारे लिए। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट सी का होता है, ये जो स्ट्रेट ऑफ इसकी बात हो रही है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो अब वहाँ पे डिस्टर्बेंस की वजह से इस समय शिपिंग शेड्यूल सारे डिस्टर्ब हैं। तो अब एक तरह से इसको अफ्रीका से ले जा रहे हैं जो वेसल्स वगैरह हैं। तो मतलब चीज़ें कुल मिला जुला के बड़ा डिस्टर्ब हैं। एक तो हमारे एक कालीन बनने में समय बहुत लगता है। मैं आपसे बताऊं कि मैं बता रहा था कि आपको, जैसे हम अगर खेती का भी काम करते हैं, एक आदमी कोई फसल भी लगाता है तो 4 महीने में उसकी फसल कट जाती है। हमारा एक कालीन अगर हम किसी ऊंची क्वालिटी का बनाते हैं वो 6 महीने से लेके 10 महीने तक उसको बनने में लगते हैं और हमें हर हफ्ते लेबर को पेमेंट करनी होती है। गलीचा उतर के आ जाता है, उसको फिनिश कराते हैं, जब हम भेजते हैं तब कहीं बायर हमको पेमेंट करता है। तो उसमें इसका साइकिल बहुत बड़ा है, बहुत लंबा लेंदी साइकिल है। तो वही एक कहते हैं, एक समय था कि 1980 के दशक में सरकार इस पे 20% मतलब आपको ये उम्मीद थी कि इंडियन गवर्नमेंट भी अमेरिका को कुछ ऐसा जवाब दे जिससे कि आप लोगों को राहत हो, लेकिन हालांकि वो दौर बीत गया, आपने ये कहा। और फिलहाल अभी तो जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, सबकी निगाहें इधर टिकी हुई है कि ये युद्ध किसी भी तरह समाप्त हो, क्योंकि लगातार इसको लेकर महंगाई के भी असर देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और भी अन्य देश। लेकिन अब एक इन सबके बीच में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सरकार जितनी भी अभी तक योजनाएं कालीन को लेकर लाई है और जितनी आपकी अपेक्षा है वो आने वाले भविष्य में पूर्ति उसकी होती है कि नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि सरकार जो श्रमिक हैं, जो इसमें काम करते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, जो कालीन को बनाते हैं, महीनों महीनों दिन परिश्रम करते हैं, उनको जो योजनाएं जाती है वो बीच से गायब हो जाती है। बीच इन द सेंस कि कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो उन तक वो पहुंचने नहीं देते हैं। सरकार एक आई कार्ड भी जारी की है कि अगर वो आई कार्ड वो श्रमिक दिखाता है तो उसे उस योजना का लाभ मिलता है। हाँ, नहीं, इसमें देखिए सरकार की तरफ से तो कोई, हमारे जो श्रमिक काम करते हैं उनको कोई अलग से कोई बहुत सुविधा नहीं है। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि कम से कम इस तरह के जो आर्टिजन्स हैं उनके लिए एक अच्छा श्रमिक कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड अगर सरकार बनाए तो उनका ज़रूर फ़ायदा इसमें हो सकता है। और मतलब श्रमिकों को लेके मैं बताऊं कि चूंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम होता है तो तमाम बड़ी कंपनियां जो यूएस वगैरह की हैं वो खुद अपना उन्होंने एक मैकेनिज्म बना रखा है कि वो हमारी फर्मों की ऑडिट वो खुद करती हैं कि जो भी मिनिमम वेज है, वर्किंग आवर्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं, वो हमारे बायर्स भी इसको देखते रहते हैं, उसी बेसिस पे वो ऑर्डर देते हैं। अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हमको ऑर्डर नहीं देते हैं। तो एक अच्छा बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर हमारी इंडस्ट्री में रहा है शुरू से। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमेशा जो भी एक मिनिमम वेज सरकार निर्धारित करती है
कंपटीशन इतना ज़्यादा रहा है कि उससे ज़्यादा पेमेंट अंडर कंपटीशन हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो इस मामले में एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, मैं कहूँगा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जुड़े और तमाम जानकारी दिए कालीन को लेकर कि कैसे कालीन की शुरुआत हुई, हिंदुस्तान में कालीन कैसे आया और उसके बाद से की डिमांड कितनी है, विदेशों तक इसको किस तरह से लिया जाता है और टैरिफ का भी आपने जिक्र किया कि टैरिफ की वजह से हिंदुस्तान में कालीन के व्यापार पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है, कौन-कौन सी समस्या है, इसको भी आपने कहा और सरकार से आपको जो अपेक्षा है वो शायद सरकार भविष्य में करे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।